नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में चुनाव की तारीखों पर चुनाव आयोग के ऐलान की। चुनाव से पहले बिहार में बुर्के पर छिड़े सियासी संग्राम की। देखेंगे क्यों महाराष्ट्र दौरे पर हुआ अमित शाह का विरोध, राहुल की लोकप्रियता से क्यों घबराए पीएम मोदी, जानेंगे मणिपुर को लेकर क्या है बीजेपी का नया प्लान। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे तमिलनाडु में एक बार फिर शुरू हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सपा डेलीगेशन को हाउस अरेस्ट करने पर भड़के अखिलेश यादव, कहा नाकामियों को छिपाने के लिए तानाशाही का सहारा ले रही है सरकार, लोकतंत्र खत्म करने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए घोषित किया उम्मीदवार, उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता के नाम पर लगी मोहर, 24 अक्टूबर को होने वाला है उपचुनाव। टीवी के प्रमुख विजय के प्रचार वाहन के चालक के खिलाफ मामला दर्ज, हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया कदम, विजय की रैली में मच गई थी भगदड़। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा लोगों को जाति और भाषा से ऊपर उठकर एक होने की जरूरत है। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव आयोग की पूरी टीम बिहार के 2 दिन के दौरे पर थी और अब मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ गए सभी अधिकारी दिल्ली लौट आए हैं। दिल्ली आने से पहले पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बिहार में कब चुनाव होंगे इसकी तस्वीर साफ कर दी गई। तो ये भी बताया गया कि इस बार चुनाव में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो कब होगा बिहार में चुनाव का ऐलान, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीईसी ने कहा कि 22 नवंबर को पहले बिहार का चुनाव करा लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एसआईआर कार्यक्रम को बेहद सफल बताया और कहा कि अब पूरे देश में इसे कराया जाएगा। बिहार में इसे पहले इसलिए कराया गया क्योंकि चुनाव के बाद एसआईआर कराने का कोई मतलब नहीं रहता। ज्ञानेश कुमार ने जो मुख्य बातें कही उनमें बिहार में एसआईआर की समय सीमा पूरी हो गई है, अब चुनाव का ऐलान होना है। चुनाव 22 नवंबर से पहले करा लिए जाएंगे। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने पर लाइनें लगती थी, इसलिए पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे। ये व्यवस्था बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होगी। इस बार वोटर अपने साथ मोबाइल फोन भी बूथ के अंदर ले जा सकेंगे। 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी, जिससे मतदान की हर गतिविधि पर रियल टाइम निगरानी रखी जा सके। ईवीएम में इस बार उम्मीदवारों की कलर फोटो होगी। उम्मीदवारों के नाम भी बड़े फॉन्ट में लिखे जाएंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के 2 राउंड के पहले करना होगा। चुनाव खत्म होने के बाद कितने लोगों ने वोट डाला इसकी भी जानकारी आसानी से मिलेगी। मतदाताओं को 15 दिन के अंदर नया वोटर आईडी दिया जाएगा। आधार कार्ड नागरिक का प्रूफ नहीं है, पहचान पत्र के रूप में उसे स्वीकार किया जाएगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सवालों के जवाब नहीं दिए जो विपक्ष की तरफ से पूछे गए थे। अब सभी की नजरें चुनाव आयोग की दिल्ली में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है, जिसमें बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सवालों के जवाब तो नहीं दिए, पर जो सवाल है वो उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। अब इंतजार है बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान का और उम्मीद है कि 6 अक्टूबर को बिहार में चुनाव की तारीखें सामने आ जाएंगी। लेकिन बिहार में विवादों की शुरुआत अभी से हो गई है। विवाद पैदा किया है बीजेपी ने बुर्के को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। वैसे बीजेपी को अपने सहयोगियों का भी साथ नहीं मिल रहा है, देखिए रिपोर्ट। बिहार में वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और अब बीजेपी किसी तरह इन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी हुई है। इसलिए अब बीजेपी की तरफ से बुर्के का मुद्दा उठाया गया है। चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर पहुंची। इस दौरान बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने मांग रख दी कि बुर्का पहनकर वोट देने वाली महिलाओं का महिला अधिकारी फोटो मिलान करें। दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। अब बीजेपी की इस मांग पर बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी की इस मांग पर बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने आपत्ति जताई। आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी राज्य का माहौल खराब करना चाहती है। वहीं अभय कुशवाहा ने इस बुर्का विवाद पर कहा कि ये राजनीतिक साजिश है। हाल ही में मतदाता सूची का एसआईआर किया गया और सभी वोटरों को नए फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं। पहचान कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बीजेपी अपना एजेंडा थोपना चाहती है। हालांकि इस मांग पर बीजेपी के सहयोगी दल उससे किनारा करते दिख रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से अलग थलग ही पड़ गई है। उसके अपने सहयोगी इस मांग पर उसके साथ नहीं आए हैं। तो वहीं आरजेडी ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा है
कि बीजेपी चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। इसके जरिए बीजेपी राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार बीजेपी की सभी कोशिशों को नाकाम करता दिख रहा है। बुर्का विवाद पर बीजेपी का साथ देने के लिए ना तो नीतीश कुमार है और ना ही चिराग पासवान। विपक्ष तो खुलकर बीजेपी का विरोध कर रहा है, तो जनता में भी नाराजगी दिखाई दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी इस नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। शाह महाराष्ट्र दौरे पर थे, जहां उनका विरोध किया गया। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी ने भी बीजेपी पर तीखा हमला किया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। वोट चोरी बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक वोट चोरी को लेकर बीजेपी का विरोध हो रहा है और इसकी बानगी देखने को भी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे, लेकिन उनका ये दौरा विवादों में घिर गया। महाराष्ट्र में अमित शाह के दौरे का विरोध देखा गया। इस दौरान बीजेपी ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे उसकी बौखलाहट साफ नजर आई। अमित शाह के दौरे को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र आने से पहले ही अमित शाह डर गए हैं। लेकिन इस बार गृह मंत्री जी इतने डरे हुए क्यों हैं? और हमारी सरकार भी इतनी डरी हुई क्यों है भाई? क्यों डरी हुई? अमित शाह आने से पहले अहिल्यानगर के शिवसेना के सभी बड़े नेताओं को अरेस्ट किया है। हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता भरत मौर्य को अरेस्ट करके अज्ञात जगह पर ले गए। संजय राउत ने आगे कहा कि आप देश के गृह मंत्री हो, आपने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करवाया है, तो महाराष्ट्र में आने से इतना क्यों डरे हुए हो? लोकतंत्र में लोग आंदोलन करेंगे, सवाल पूछेंगे। गृह मंत्री से सवाल पूछना मना है क्या? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार इसलिए डरी हुई है क्योंकि ये लोगों की सरकार नहीं है, ये वोट चोरी से आई हुई सरकार है। संजय राउत के बयान से ये साफ होता है कि अमित शाह ने अपने विरोध के डर की वजह से शिवसेना के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करवा दिया। इससे पहले हरियाणा में भी बीजेपी का विरोध देखा गया था। अब जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। शाह का पहले हरियाणा में विरोध हुआ और अब महाराष्ट्र में, जो दिखा रहा है कि जनता बीजेपी से नाराज है। तो वहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में आए कुछ सर्वे तो यहां तक कह रहे हैं कि 2 महीने में राहुल की लोकप्रियता 10% बढ़ी है, तो नरेंद्र मोदी की इतनी ही कम हो गई है। राहुल की जननायक की छवि अब बीजेपी की चिंता बढ़ा रही है। इसे लेकर खुद पीएम मोदी ने राहुल पर निशाना साधा, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी कितना घबराई हुई है, इसकी एक तस्वीर सामने आई है। राहुल गांधी इस वक्त विदेश दौरे पर हैं, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार नाकाम हमले कर रही है, जिसका उसे तीखा पलटवार भी झेलना पड़ रहा है। हाल ही में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए उन पर निशाना साधने की कोशिश की और कहा कि कुछ लोग जननायक टाइटल को चुराने में लगे हैं। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी को अक्सर उनके समर्थक और चाहने वाले जननायक कहकर बुलाते हैं और राहुल गांधी के तमाम पोस्टर्स पर भी जननायक लिखा होता है। लेकिन आपको पता होगा कि कर्पूरी ठाकुर को भी जननायक कहा जाता था। अब पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया है। झारखंड से कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा है कि राहुल गांधी देश के जननायक हैं। स्वाभाविक तौर पे जननायक जनता ने यह पदवी दिया है, जननायक का पदवी। तो जब कोई पदवी जनता देती है तो उसे कौन चुरा सकता है? प्रधानमंत्री के लाख प्रयास के बावजूद वो चोरी नहीं हो सकता। यानी देखा जाए तो इसे सीधे तौर पर बीजेपी की बौखलाहट माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए बहा दिए, लेकिन ये पैसे बेकार चले गए क्योंकि जनता उन्हें जननायक कह रही है, तो बीजेपी को ये हजम नहीं हो रहा है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं। राहुल की लोकप्रियता ने बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है, तो मणिपुर को लेकर भी बीजेपी चिंता में दिखाई दे रही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, लेकिन ये भी काम करता नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। बीरेन्द्र सिंह एक बार फिर दिल्ली पहुंचे, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राज्य अशांत हुआ, क्यों उसे ही मौका मिलेगा? क्या है बीजेपी का प्लान? देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर में पिछले 1.5 साल से जारी जातीय हिंसा और 7 महीने से लगे राष्ट्रपति शासन के बावजूद अब राज्य में सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह समेत बीजेपी के कई विधायक दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर नई सरकार बनाने पर चर्चा की।
9 फरवरी 2025 को बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और अब इन सबके बीच बीजेपी एक बार फिर राज्य में सरकार बनाने की कोशिश में दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्ष के लगातार दबाव के बाद प्रधानमंत्री ने हाल ही में मणिपुर का दौरा किया था, लेकिन इसके बावजूद राज्य में स्थायी शांति स्थापित करने में बीजेपी नाकाम साबित हुई। जानकारों का मानना है कि जब इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हुए हैं, तो ऐसे में बीजेपी की प्राथमिकता शांति बहाली और बेघरों को दोबारा बसाने की होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी शांति स्थापित होने से पहले ही सरकार बनाने की कोशिश में जुटी दिखाई दे रही है, जो उसकी प्राथमिकता को दर्शाता है। पूर्व सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि वो नई सरकार के गठन में सहयोग, विस्थापितों के संकट का समाधान और प्रमुख हाईवे को फिर से खोलने के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन सत्ता पाने की बीजेपी की इस जल्दबाजी पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाती है या नहीं। बीजेपी अगर मणिपुर में सरकार बनाती है तो नया बवाल शुरू हो जाएगा। पहले से मैतेई और कुकी समुदाय में चल रही लड़ाई और तेज हो सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार को बेहद सावधानी से कदम उठाना चाहिए। वैसे भी सरकार मणिपुर के साथ लद्दाख को लेकर भी मुश्किल में फंसी हुई है। मोदी सरकार की नीतियों के चलते लद्दाख में तनाव बना हुआ है। सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया है। इस बीच वांगचुक का पत्र सामने आया है। लद्दाख में हुई हिंसा के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थक और लद्दाख के लोग उनकी रिहाई की लगातार मांग कर रहे हैं। इस मामले में 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद कर रही हैं। लेकिन इस बीच जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लोगों के लिए एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने अपनी सेहत की जानकारी देते हुए कई मुद्दों के बारे में लिखा है। दरअसल 5 अक्टूबर को सोनम के बड़े भाई तेतसन दोरजे ले और अधिवक्ता मुस्तफा हाजी जोधपुर सेंट्रल जेल उनसे मिलने गए थे, जिसके बाद चिट्ठी सामने आई। चिट्ठी में सोनम ने साफ लिखा है कि वो जेल में रहने के लिए तैयार हैं, बशर्ते लद्दाख हिंसा में जिन लोगों की जान गई उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने जेल से अपनी बात को दोहराते हुए आगे लिखा, जब तक हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों की निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा पाने की हमारी वास्तविक संवैधानिक मांग में सर्वोच्च निकाय केडीए और लद्दाख के लोगों के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। सर्वोच्च निकाय लद्दाख के हित में जो भी कदम उठाएगा, हम तहे दिल से उनके साथ हैं। उन्होंने अपनी सेहत के बारे में लिखा कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हैं। साथ ही लद्दाख के हालात पर लोगों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील करते हुए अहिंसा के सच्चे गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपना संघर्ष जारी रखने की सलाह दी। एक तरफ जहां सरकार पर सोनम वांगचुक की आवाज दबाने के आरोप लग रहे हैं, वहीं वांगचुक ने चिट्ठी लिखकर अपनी आवाज को और बुलंद करने का काम किया है। उन्होंने अपनी बात चिट्ठी के जरिए अपने लोगों तक पहुंचा दी है। वहीं अब सबकी नजरें 6 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना होगा कि कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या उनका इंतजार और लंबा होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे तमिलनाडु में शुरू हुए नए विवाद की। तमिलनाडु में राज्यपाल आर.एन. रवि और एम.के. स्टालिन सरकार के बीच पहले से ही विवाद देखा जा रहा है। कई विधेयकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को फटकार लगाई थी और विधानसभा से पास विधेयक के लिए राज्यपाल के लिए समय सीमा तय की थी। लेकिन अब राज्यपाल और स्टालिन सरकार के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। तो अब एक बार फिर क्यों आमने सामने आए राज्यपाल और स्टालिन सरकार? क्या है पूरा मामला? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु में राज्यपाल आर.एन. रवि और एम.के. स्टालिन सरकार के बीच का विवाद गहराता जा रहा है। दोनों के बीच की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है और अब दोनों के बीच में एक नया विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। कलैगनार विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर सरकार और राज्यपाल के बीच ठन गई है। इस मामले में सरकार एक बार फिर राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इसमें सरकार ने राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी है। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ एससी में याचिका दायर की है। इस याचिका में कलैगनार विश्वविद्यालय विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित करने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच तकरार देखी गई हो। इससे पहले भी दोनों के बीच विधेयकों को लेकर ठन गई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही राज्यपाल के लिए विधेयक को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तक तय कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि ये विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन राज्यपाल और स्टालिन सरकार के बीच का ये विवाद अब और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब ये मामला कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।